तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। सामाजिक ढांचे में जेंडर या फिर लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पहचान को सामाजिक मान्यताओं ने दिनों दिन पुख्ता किया और जेंडर को स्त्री पुरुष की यानी कि मेल फीमेल में ही देखने और समझने की हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। इसी प्रैक्टिस की वजह से थर्ड जेंडर को समाज में वो पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि वो हमारी प्रचलित बाइनरी से बाहर थे। लेकिन इसी पहचान को लेकर थर्ड जेंडर समुदाय ने लंबा संघर्ष किया, सोशल लेवल पर भी और संवैधानिक स्तर पर भी। यह संघर्ष था मैं भी हूं का। 5 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिए। सरकार को निर्देशित किया कि वो इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे। उसके बाद 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई। देखिए, कानूनी मान्यता तो मिल गई, लेकिन क्या समाज में वो मान्यता मिल पाई जिसके वो हकदार हैं? आज सवाल आपका में सबसे पहले सवाल होगा आपसे। अगर आप समझ सकते हो तो आप बदल भी सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप एक ट्रांसजेंडर के इस दर्द को समझते हो कि वो इस समाज में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं? सवाल आपका में इस पर भी और इसके साथ कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होगी। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं महिलाओं के हक की, उनके अधिकारों की और पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार दिए जाने की। लेकिन क्या हम बात करते हैं हमारे समाज के एक ऐसे समुदाय की जो हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है? मैं बात कर रही हूं ट्रांसजेंडर्स की। मैं बात कर रही हूं ट्रांसजेंडर्स के वजूद की। क्या आपने कभी सोचा कि ट्रांसजेंडर्स किन परिस्थितियों का सामना करते हैं? भारत में कानून का शासन सर्वोच्च है और इस कानून की नजर में हर कोई समान है, लेकिन ट्रांसजेंडर लोगों का जीवन एक दैनिक लड़ाई है और वो लड़ाई है अपने वजूद की। आज उस वजूद की लड़ाई को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको आज की स्टोरी बता देते हैं, फिर शुरू करेंगे सवाल आपका। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पर शौचालय का प्रयोग करने जाते हैं, आपने देखा होगा 2 टॉयलेट्स वहां पर होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ट्रांसजेंडर्स के लिए विशेष रूप से पब्लिक शौचालय बनाया गया। यकीनन ये बहुत अच्छी पहल है और ये दिखाता है कि ट्रांसजेंडर्स की अपनी अलग पहचान है, ठीक उसी तरह से जैसे आपकी है एक मेल या फिर एक फीमेल के तौर पर। कितनी खुशी हुई इन ट्रांसजेंडर्स को इस पहल से। सबसे पहले उन्हीं की मुंह जुबानी आप सुनिए, उसके बाद सवाल आपका में सवालों पर होगी चर्चा। नहीं, जब सुविधा थी तो प्रॉब्लम होती थी, हम लोग कहाँ जाएं, किसी भी जगह जाएं तो जेंट्स और लेडीज़ कहें तो ट्रांसजेंडर के लिए तो था नहीं। लेकिन हम लोग पूरे किन्नर समाज के, नगर निगम के बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमारी तरफ नज़र डाला और हमें भी उससे क्या कहते हैं, इस समाज में बराबर का जीने का जो दिया गया दर्जा, अब हमको भी लगता है कि हाँ, हम लोग भी समाज का एक हिस्सा हैं। हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि हम ट्रांस समाज के लिए सुरक्षित शौचालय बनवाएंगे। पर ट्रांस समाज की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था कि अगर से वो महिलाओं में जाती थी तो उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। भेदभाव करते थे महिलाएं। अगर जो वो पुरुष में जाती थी तो पुरुष में लोग छेड़छाड़ करते थे उनके साथ। इसीलिए हम लोगों ने सोचा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, ना उनको दिक्कत थी, मगर जो हमारा समाज जिस तरह से छोटी सी सोच से बदलाव नहीं ला पा रहा है, वो छोटी सी सोच से हमें बदलाव लाना है। आज इस मुद्दे पर कई सवाल मेरे जहन में आए जिस पर बात करना चाहती हूं मैं, क्योंकि मैं जानती हूं आपके मन में भी वही सवाल होंगे। लेकिन इन सवालों में एक सवाल आपसे भी है। सबसे पहले सवाल देखिए, जो आज सवाल आपका में जो मेहमान एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे मैं पूछूंगी उनकी जिंदगी को लेकर के, और आपसे जो सवाल मैं करूंगी। देखिए सवाल, क्या समाज में ट्रांसजेंडर को पहचान मिली है अब तक? ये बड़ा सवाल।
क्या कानूनी अधिकारों से उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया? क्या ट्रांसजेंडर समुदाय की चुनौतियां क्या हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनौतियां समझेंगे तभी समझ पाएंगे उनका दर्द। अपने ही समाज में उनको कितना सम्मान मिलता है, खुद अपने समुदाय में। ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के? क्या आपने कभी किसी ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव तो नहीं किया? यह सवाल एक बार आप खुद से पूछिए। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करिए, दीजिए अपनी राय, पूछिए अपने सवाल। तो देखिए, ज्यादा बातचीत करेंगे। दो एक्सपर्ट्स इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सलमान चौधरी, जिन्हें आपने अभी अभी सुना, वो स्वच्छता दूत हैं और स्वच्छता के क्षेत्र में ही आगे काम कर रही हैं। और मेरे साथ धनंजय चौहान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इंट्रोड्यूस करते हुए, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वो रह चुके हैं। बहुत लंबा संघर्ष उनका रहा। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए टॉयलेट्स का निर्माण कराया। ये पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहली बार था जब मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर्स टॉयलेट्स भी वहां पर बनाए गए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, आपका रुख करते हुए सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं शायद शब्दों में इस चीज को बयान नहीं कर सकती कि किन चैलेंजेस का आप हर रोज सामना करते होंगे। जितना आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के जरिए, इस मंच के जरिए लोगों को बता सकते हैं, घर से लेकर के समाज तक क्या क्या चुनौतियां सामने आई? सबसे पहले तो खबर फास्ट और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं चंडीगढ़ से हूँ और आपने जैसे पूछा कि संघर्ष जो है हमारा बचपन से है, और बचपन से मतलब जब हमारा स्कूल में एजुकेशन होता है, किसी मुद्दे की बात करते हैं हम कि टॉयलेट का, जब स्कूल में हमारा एडमिशन होता है तो मैं तो 6 साल में एडमिशन हुआ था, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी मुझे कौन से टॉयलेट में जाना है। मैं फीमेल में तो एक सहज प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक होता है कि एक अपने आप को महिला मानना और महिला के ही टॉयलेट में जाना, तो उसमें जाने नहीं दिया जाता था मुझे, और मुझे बॉयज वाले टॉयलेट में धकेल दिया जाता था। तो एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे बहुत बुली हैरेसमेंट होती थी, मेरा निक्कर खींच दिया जाता था बॉयज वाले में, मुझे टीज किया जाता था, और एक बार मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया गया बॉयज, सीनियर बॉयज से। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, क्योंकि हमारा सेपरेट वॉशरूम होता नहीं, और बचपन में हमें ये भी नहीं पता कि हम ट्रांसजेंडर हैं, हम क्या हैं, हम अपने आप को महिला मानते हैं, औरत की तरह। ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी है थर्ड जेंडर, तो ये सारी उम्र चलता रहा। और जब मेरा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने बीए ऑनर्स किया 93 में, और 93 में ही मैंने एमए में एडमिशन लिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो मुझे बुली हैरासमेंट करके, रैगिंग करके मुझे निकलना पड़ा, मुझे निकाल दिया एक तरह से। और 94 में मैंने फिर दोबारा से LLB किया, लॉ में एडमिशन लिया, तब भी मुझे रैगिंग किया और मुझे निकलना पड़ा वहां से। और इसका लंबा संघर्ष 94 के बाद मैंने छोटे छोटे डिप्लोमा जरूर किए, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, फिर मैंने MA सोशल वर्क किया, और साथ साथ में ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए लड़ती रही। 2009 में मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि इन सामाजिक कुरीतियों का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि बावजूद इसके, अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सफर पर नजर डाली जाए, मास्टर्स इन सोशल वर्क, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, और PhD के लिए भी अब आप तैयारी कर रही हैं, मुझे लगता है। जी मैम जी। तो 2000, जैसे आपने बताया, 15 अप्रैल 2014 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे केंद्र और राज्य सरकारें, चाहे वो धीरे गति से ही थी, लेकिन काम करना शुरू हुआ और हमने संवेदनशील बनाना शुरू किया। 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने थर्ड जेंडर कॉलम हर एक जो एडमिशन फॉर्म में है उसमें हमने ऐड करवाया, और 2016 में मेरा फर्स्ट टाइम एज ए ट्रांसजेंडर फर्स्ट एडमिशन हुआ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये लाहौर में थी, 1882 में इसका निर्माण हुआ था, और ये फिर भारत में आके पंजाब यूनिवर्सिटी दोबारा से चंडीगढ़ में बनी। तो उस पूरे इतिहास में पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसा रहा कि इसमें थर्ड जेंडर जो
का एडमिशन बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे मेरा एडमिशन हो दोबारा से उसी तरह की प्रॉब्लम है कि मुझे मेल में जाना है या फीमेल में जाना है। जी। जैसे अभी मेरे साथियों ने बताया कि फीमेल वाले में जाते तो उनको प्रॉब्लम होती थी और मेल वाले में हम साड़ी पहन के कैसे जाएं। तो मैंने वाइस चांसलर को लेटर लिखा और उन्होंने 10-12 दिन में मेरे को रिप्लाई आया और 23 लाख रुपए बजट पास हुआ, 2016 की बात करी। और पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 जगह सेपरेट वॉशरूम के प्रोविजन हुआ। तो ये एक पहला प्रयास था जो हमें कामयाबी मिली। मुझे बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर मैं आपके पास वापस से आती हूँ। धनंजय जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सबसे पहले उनकी राय ले लेते हैं जो वो कहना चाहते हैं इस मंच के जरिए। MP से करीम खान जी, स्वागत है सर। करीम खान जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। जी। करीम खान जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी, आप फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। सलमान जी, धनंजय जी की बातों को हमने सुना और मुझे इस मंच के जरिए आज बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमने आप दोनों को इस मंच के जरिए जोड़ा, क्योंकि आप न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आप जिस तरीके से स्वच्छता दूत बनकर सफाई के लिए काम कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जिस तरीके से ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स की शुरुआत की गई, क्या आप इस पर कहेंगी और इस मंच के जरिए आज एक समाज को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी आप? सलमान जी बोले। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, हाँ पहुंच रही है जी। सलमान जी, मैं जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जिस तरीके से ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स का निर्माण किया गया, किस तरीके से आप इसको देखती हैं? हम अपने किन्नर समुदाय को एक बहन के रूप में, एक गुरु माँ के रूप में देखते हैं। और जो हमारा समाज जिस तरह से लंबे संघर्ष के साथ किन्नर समाज को लेकर चल रहा है कि उनको बधाई देना, उनका पेट जो चल रहा है वो एक जजमान से और जनता से चल रहा है। और हमारे किन्नर समाज समुदाय को कुछ लोग जो हमारे जो नौजवान युवक हैं जी, उनको छक्का बोलना, हिजड़ा बोलना, गुड़ बोलना, मामू बोलना, ये सब का शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम देखिए, हमारे किन्नर समुदाय में चीज ये है कि ना उनका माँ होता है ना बाप होता है। गुरु उनका माँ है, बाप है, सब कुछ है, उनकी जिंदगी वही है। भाई एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर से वो चूड़ी बाली पहनेगा, बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाप घर में बुलाएगा नहीं, बाप बोलेगा नाक कट रही है। माँ का दर्द बहुत साझा होता है, बहुत बड़ा होता है, सुलझा होता है, जितना पिता का साथ नहीं होता है। माँ का साथ बहुत बड़ा होता है। तो हम चाहेंगे अपने पूरे हिंदुस्तान की जनता से कि जहां जहां ट्रांस समुदाय हैं उनको आप अपने बहन के रूप से देखें, माँ के रूप से देखें और उनके गुरु के रूप से देखें। और हमारा समाज और जनता उनकी दुआएं लेती है। वो एक सिक्का दो मुझे, फिर दुआएं देना। तो इस तरह तो हम चाहते हैं कि जहां पे भी लोग, हमारी जो जनता है, किन्नर समाज का पूरा सपोर्ट करे, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश हो, कोई भी कोना हो, ट्रांस समुदाय के लिए सुरक्षित शौचालय बनना चाहिए। और हमारे किन्नर समुदाय ने ये भी कहा कि ये नहीं है कि हम अपने टॉयलेट्स में जेंट्स को ना जाने दें, महिला को ना जाने दें। हमारी तरफ से पूरी इजाजत है कि वो जाए, टॉयलेट्स में जाए, महिला जाए, जेंट्स जाए, हमारी तरफ तो कोई रोक नहीं है। मगर जिस तरह का उनके साथ व्यवहार होता था, कुंडियां बंद कर दी जाती थी, छेड़छाड़, मामू आया, गुड़ आया, पकड़ के साड़ी खींच लेना, तो ये तरीके का ये सब व्यवहार गलत हो रहा है। बिल्कुल। उनके साथ कोई FIR नहीं होती। हमारे किन्नर समाज क्यों नहीं FIR कराने जाते हैं, क्यों नहीं कंप्लेन कराने जाते? तो पुलिस वाले जो व्यवहार, जो हमारे साथ जो किन्नर समुदाय के साथ जो व्यवहार करते हैं, तुम क्यों निकली थी रात को, तुम क्यों ऐसे घूम रही हो, तो ये सब का वर्ड करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करती है पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। आपके पास मैं वापस आती हूँ। धनंजय जी, एक बात मैं आपसे समझना भी चाहती हूँ और इस मंच के जरिए आपकी तरफ से जो संदेश होगा वो भी मैं चाहूंगी आप लोगों से साझा करें। लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसा कि अभी सलमान जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसा होता है कि जब खुशी का समय होता है, किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, शादी समारोह होता है, तो आप लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, आप आशीर्वाद देते हैं अपना। लेकिन जीते जी जो चुनौतियों का सामना आप करते हैं वो वहीं पर खत्म नहीं होती। मैंने
इस तरीके की कुरीतियों के बारे में, कुप्रथाओं के बारे में भी पढ़ा है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ बहुत ज्यादा अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। जब उसका अंतिम संस्कार इस दुनिया से किया जाता है तो बहुत अपमानजनक तरीके से। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैम, देखिए इसमें तो इतनी ज्यादा कोई सच्चाई नहीं, ये दंत कथाएं हैं, ये सुनी सुनाई कहानियां हैं। कोई भी ट्रांसजेंडर या सिंगल भाई बहन जो भी है अपनी साथी के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करते। ये सब 1871 में एक एंटी ट्राइबल लॉ बना था, एक्ट बना था, जिसके बाद सभी ट्रांसजेंडर को अपराधी घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और 1857 में जब मुगल सल्तनत खत्म हो गई और अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया, तब तक हम लोग बादशाहों के दरबारों में नाजर थे, उनके जो हरम थे, शाही हरम थे, उनके मनसबदार थे, सूबेदार थे और गुप्तचर प्रणाली सभी हमारे पास थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने हमें अपराधी घोषित कर दिया तो पकड़ पकड़ के हमें नंगा किया गया, काले पानी में सजा हुई, मारा गया, पीटा गया, फांसी पर। तो इसके बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं और परंपराएं और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई, क्लोज हो गए, जो कम्युनिटी बहुत क्लोज हो गई। क्या आपको लगता है कि जो कानून अब है ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसके जरिए कुछ फायदा पहुंच रहा है, सामाजिक तौर पर अधिकार मिल रहे हैं, एक्सेप्टेंस मिल रही है? क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल, बिकॉज आपने मेरा बायोडेटा देखा कि इसमें देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं अभी जी। आपके मध्य प्रदेश से लेकर नीचे पूरा भारत के, मैं तकरीबन नॉर्थ इंडिया में पूरी यूनिवर्सिटीज में जा चुकी हूँ और लेक्चर एज ए गेस्ट फैकल्टी लेक्चर देने के लिए। तो एक्सेप्टेंस है, वी आर इन लॉज बट वी वांट इन हार्ट। हम कानून में तो हैं बट हम दिलों में रहना चाहते हैं। यही सवाल मेरा था आपसे कि कानून के जरिए तो आपको सब अधिकार मिल गए, लेकिन क्या समाज में वो जगह, आपको लगता है कि समाज आपको वो जगह दे रहा है, आपको मुख्यधारा से जोड़ रहा है? मुझे नई जनरेशन में बहुत उम्मीद है, जो नई पीढ़ी आ रही है उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उनको हमें अनलर्न नहीं करना पड़ता है, दे आर इन लर्निंग प्रोसेस। तो हमें उनको सिखाना नहीं। अभी यहाँ चंडीगढ़ में बहुत सारे स्कूल्स में CBSE के या और भी स्कूल्स हैं, उनमें हमें बुलाया जाता है, हर फंक्शन में बुलाया जाता है। और यहाँ पर सेंट जॉन स्कूल है जो उसमें उनके डायरी हैं, उनमें ट्रांसजेंडर का भी एक पेज ऐड किया। उनका एक नोटिस बोर्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर को ही समर्पित है। तो नई जनरेशन है। लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारे जो वेबिनार हैं, ये वर्चुअल जो सेमिनार हुए हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट्स ने किए हैं। तो मुझे लगता है कि बदलाव तो आ रहा ही है और स्टूडेंट ला रहे हैं वो। तो आज नई जनरेशन है, उसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है सलमान जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जो हम देखते हैं इस समुदाय के अंदर, क्या किसी तरीके के चैलेंजेस आपके समुदाय के अंदर भी हैं? मतलब आपस में गुटबाजी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं, नॉर्मल अगर हम देखें तो कंपटीशन की भावना लोगों के अंदर रहती है, लेकिन क्या आप लोगों के समुदाय के अंदर भी आप इस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं क्या? ऐसी कुछ खास बात है, चैलेंजेस मतलब कि किन्नर समुदाय में ये होता है कि हम जिस तरह से आप करें, जो चैलेंज है, जो गुटबाजी जो होता है, ये नहीं है। ठीक है, होते हम लोग एक साथ रहते, अकेले रहने का मतलब कोई भी आदमी अकेला अगर बैठा है तो वो बोर हो जाएगा। और जैसे हम एक साथ है तो नाचना गाना, तो ये सब एक हमारे अंदर की एकता है। और जिस तरह से हमारा समाज जो है, हम और हमारा समाज जिस तरह से हमें जोड़ रहा है साथ साथ, उसमें बदलाव आ रहा है समाज। जैसे हमारी नीलू मिश्रा जी, हमारे वाराणसी की जो नीलू मिश्रा हैं, एथलीट है, खिलाड़ी एथलीट, उनके बच्चे ने, उनका नौजवान युवक है, उनका आंसू नाम है, उन्होंने कहा कि हम ट्रांस समाज को लाइक करते हैं। उनके लिए पहला सोच उनका ही था वाराणसी में कि ऐसे ऐसे उनके साथ होना चाहिए, उनका भी कानून है, उनका भी अधिकार है, जीने का हक है। हम तो सब तो हम आजाद है ना, हम भारत में आजाद है, हम स्वतंत्र है, तो किन्नर समाज भी स्वतंत्र है, आजाद है, उसको भी जीने का हक है। क्यों नहीं? क्या कानून बनाया गया, जो भी कानून बनाया गया हमारे ट्रांस समुदाय के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, तो एक रूप दिया गया ना, ये थर्ड जेंडर एक अधिकार से मिला। हम मेल है, फीमेल है, मिला तो। मगर जिस तरह से देखने की बात आती है समाज को, मगर हमारे समाज पूरी तरीके से हमारे साथ गुट के साथ और कंधे से कंधा मिला के चल रहा है,
तब तो आज किन्नर समाज का पेट चल रहा है। और समाज बुलाता है किन्नर समाज को कि हमको दुआ दे दीजिए। दुआ के लिए कि खुद ही लोग बुलाते हैं। जिस तरह से अफवाहें उड़ रही है कि ऐसा होता है, अपमान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज, हमारा किन्नर समाज ऐसा नहीं करता। हमारा किन्नर समाज दुआएं देता है और उनको प्यार भरा, उनको दुलार मिलता है हमारे किन्नर समाज को समाज की तरफ से, और वो भी प्यार भरा दुलार समाज को देते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं पूरी भी होती है। बिल्कुल। और धनंजय जिस तरह से कहा कि अंतिम संस्कार के लिए जो कहा, हेलो, हाँ जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी, जो कहा कि अंतिम संस्कार के लिए जो उनके लिए सम्मान किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे किन्नर समाज में उनके साथ। मतलब कि कोई मरे हुए आदमी को कोई कुछ करेगा क्या? वो तो दुनिया से जा चुका है, अब ना ही वो बोल सकता है, ना ही हमसे पूछ सकता है। मगर हमारे किन्नर समाज से जो हमारे किन्नर जो हमारे जो किन्नर चले गुजर जाते हैं, तो हमें इतना बड़ा दुख होता है कि एक हमारे बीच से जो हम साथ साथ नाचते गाते थे, साथ साथ आते जाते थे, और वो हमारे बीच से चला जाएगा। मैं सलमान जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिक करना चाहूंगी। मेरा सवाल दरअसल ये था कि आपके समुदाय के लोग उनके साथ अपमान करते हैं, ये ऐसा मैं नहीं कह रही थी। मेरा सवाल ये था कि क्या उनके घर परिवार से उनको ऐसा कुछ माहौल मिलता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके मृतक शरीर के साथ अपमान किया जाता है ताकि वो इस दुनिया में इस रूप में दोबारा जन्म ना ले? क्या घर परिवार की तरफ से ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। किन्नर समुदाय का अगर से देखा जाए जी, राम जी ने किन्नर समाज को बसाया है। राजा दशरथ के घर पे जाके, जो राम जी के जो पिता राजा दशरथ थे, उन्होंने किन्नर समाज को बधाई दी। और जब राम भगवान जब वनवास के लिए जा रहे थे, वहां पे सब नर और नारी जुटे हुए थे, और राम भगवान ने कहा नर और नारी जाए यहाँ से जी। और किन्नर समाज 12 साल तपस्या एक पैर पर किया। वो तपस्या से राम भगवान ने वरदान दे दिया, संसार में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा क्या वो भगवान का रूप है, एक देवी का रूप है। किन्नर एक देवी का रूप है, ये देख लीजिए। एक देवी जिसका हम पैर छूते हैं, जिसकी हम दुआएं लेते हैं, क्या हम उसकी बॉडी के साथ क्या हम गलत करेंगे? वो कहेंगे कि हमको समाधि दो, तो समाधि दी जाती है। वो कहते हैं कि अगर से हमारा अंतिम संस्कार करो तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये अफवाहें जो उड़ाई जा रही है कि किन्नर समाज के साथ ऐसा होता है कि दूसरे जन्म में, ऐसा कोई नहीं है। मैं तभी आज इस कार्यक्रम को करने का मकसद था कि लोगों को क्लियर हो पाए और आप लोगों के चैलेंजेस को लोग समझ पाए और उन्हें ये भी समझ आ पाए कि वो किस तरीके का व्यवहार आप लोगों के साथ कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धनंजय जी, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। धनंजय जी से मेरा अगला सवाल रहेगा। हम अक्सर अगर अपने समाज में जेंडर की बात करते हैं तो मेल फीमेल ये हमारी प्रैक्टिस में रहता है, लेकिन अब क्योंकि कानूनी तौर पर भी और संवैधानिक तौर पर भी हमें समानता का अधिकार है, तो एक थर्ड जेंडर को एक प्लेसमेंट यहाँ पर मिला है। लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि हम दिलों में बसना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा जो वो होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसके अलावा क्या दिल से लोग आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? और आपको क्या लगता है इस मंच के जरिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे ताकि वो लोग आपको दिलों से एक्सेप्ट कर पाए और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे आपने कहा कि मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँ कि लोग जो जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में बैठी तो आई वॉज आइसोलेटेड, मतलब मैं अकेली क्लास में बैठी थी। लेकिन जैसे ही मेरी टीचर अंदर आई तो उन्होंने कहा, डॉक्टर नमिता गुप्ता प्रोफेसर है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में, उन्होंने कहा नाउ माय क्लास इज कंप्लीट, मेरी क्लास अब कंप्लीट है। तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। और दूसरे टीचर आए, उन्होंने कहा धनंजय खाक भी बनना तो सोने की बनना। तो इस तरह की जो चीजें हैं मेरे अंदर और हिम्मत लाई, और धीरे धीरे जो गैप था, जो सारे स्टूडेंट एक साइड बैठे थे, वो धीरे धीरे मेरे साथ आए। कई लोगों ने कहा इनके लिए अलग यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, तो मैंने कहा हम तो आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। हम ये गैप जो है, जो अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, और ये दीवारें खड़ी हैं इसको तोड़ना चाहते हैं। और बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं है समाज में। अभी रिसर्च हो रही है बहुत सारी। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सभी जैसे लोगों को पता है कि किन्नर एक संस्कृत शब्द है, की और नर, मतलब अलग तरह का इंसान, अलग तरह का आदमी, ये संस्कृत शब्द है। सुत्रा जो है वो ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा का ख और सरा को शॉर्ट कर दे तो सुत्रा हो जाता है। ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में ख्वाजा सरा बोला जाता है और इंडियन पंजाब में सुत्रा या खोजा बोला जाता है। इसी तरह हिजड़ा जो है वो कल्चर है। हिजड़ा हिजर से बना है, इसका मतलब होता है अबेंडन या सेपरेट होना, बिछड़ना। तो ये चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई, ये डेरोगेटरी वर्ड नहीं है, लेकिन बहुत पवित्र चीजें हैं
और हम लोग जैसे अभी उन्होंने मेरे साथी जी ने कहा कि सलमान जी ने की बहुत लंबी परंपराएं रही और वेद में ऋग्वेद में लिखा विकृति एवं प्रकृति, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। और चाहे वो देवदासी प्रथा हो, भक्ति आंदोलन हो, सूफीज्म हो, उसमें हमारा बढ़ चढ़कर हिस्सा रहा है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं नीमे रुपया यार मनाना पावे मैंने कंजरी बढ़ना पवे। और वृंदावन में सभी लोग सखी बन के जाते हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं है। भगवत गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। आत्मा जो है वो स्त्री है, हम सब स्त्रियां हैं, हम सखी भाव में वृंदावन में जाते हैं। तो ये जो परंपराएं हैं ये 1857 तक भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में दो लिंग कभी नहीं रहे हैं, हमेशा तृतीय लिंग रहे हैं। जैसे एक दिन है एक रात है तो संध्या भी होती है और हम संध्या हैं। दिन और रात का कॉम्बिनेशन है। संध्या जो है वो संधि काल 2 बार आता है, सुबह और शाम को, और संधि काल में ही हम लोग परिवारों के साथ बैठते हैं, उससे बैठ के अपने परिवार से मिलते हैं, हम काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। तो ये 1857 के बाद जिस तरह प्रॉब्लम शुरू हुई अंग्रेजों के कारण हुई, नहीं तो हम लोग कभी भी इन मुसीबतों से नहीं दो चार होते थे। और ये 1952 में डीनोटिफाइड हुआ। भारतीय कानून के अनुसार हमें अपराधी श्रेणी से निकाल देगा 1952 में, लेकिन हमें इक्वल राइट्स नहीं मिले। और 15 अप्रैल 2014 तक, लेकिन 2012 में हम लोग सभी ट्रांसजेंडर दिल्ली में इकट्ठा हुए, जिसमें इंडिया के जितने भी एक्टिविस्ट थे, हम लोगों ने नालसा के साथ मिलकर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ एक पीआई डाला सुप्रीम कोर्ट में, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसका जो जजमेंट है 15 अप्रैल 2014 को। उसके बाद पार्लियामेंट में भी गए हम लोग, क्योंकि ये तो जजमेंट थी। हम चाहते थे कानून बन जाए, हमारे रूल्स हों, कि ताकि लोगों को पता रहे कि हमारे साथ भेदभाव करना कितना जुर्म है। तो ये 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में दोनों सदनों में, और 10 जनवरी 2020 को ये एक्ट बना और सितंबर में रूल्स आए। अब बहुत सारी चीजें बदल दी हैं सरकारों को, अब चाहे वो दिल से ना भी कर, लेकिन ये कंपल्सरी हो गया है कि आपको करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और हमें भी, हम सभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बाहर आके पढ़ना लिखना। धनंजय जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं संगरूर से। स्वागत है सर। मैडम हाँ जी सर बोलिए। हेलो, सुन रहे हैं। मैडम मैं परवीन बोलता हूँ, जिला संगरूर सुनाम से। हाँ जी। हेलो सर, सुन रहे हैं, पूरी कीजिए अपनी बात। मैडम मैं कहना चाहता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं ये बंदे, और अपने बहुत ने, मेरे जैसे 2 लड़कियां हुई थी, वो इन्होंने मैडम, मैंने बहुत कुछ जिंदगी में सोचा नहीं था। हेलो हाँ जी सर, पूरी कीजिए, आपकी बात सुन रहे हैं हम। इन्होंने मैडम मेरे को वरदान दिया था। हमारे मोहल्ले में रहता है राजू, किन्नर है जो समाज में किन्नर। हाँ जी सर, पूरी कीजिए अपनी बात, हम आपको सुन रहे हैं। इन्होंने कहा था मेरे को भी अपने तुम्हारे 2 लड़के होंगे, और परमात्मा की कृपा से हमारे 2 लड़के भी हुए मैडम। ये समाज में बहुत अच्छे जो वरदान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम अक्सर सलमान जी सुनते हैं कि अगर आशीर्वाद दिया जाता है आप लोगों की तरफ से तो लगता है वो, और इसके बहुत एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, सुने हैं। आशीर्वाद जो दिया जाता है वो क्या होता है ना, जैसा क्या है कि मैं नारे हूँ ना नारी हूँ, अर्धनागेश्वर हूँ। अर्धनागेश्वर, नागेश्वर मतलब कि शंकर जी का रूप। हम शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो क्या है, जब वो पैर छूते हैं, जब वो दुआएं मांगते हैं, जब वो सर पे हाथ रखते हैं किन्नर समुदाय उनके ऊपर, जजमान के ऊपर, तो ईश्वर एकदम स्वयं, ईश्वर शंकर जी एकदम स्वयं आते हैं और स्वयं हमारे राम जी वरदान देते हैं कि जो तुम कह दोगे संसार में, उनका वो पूरा होगा। नर नारियों का संसार में पूरा होगा। तो वो पूरा हो रहा है जी। अगर किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो गोद भरा जाता है, तो उनको बच्चे होते हैं।
तो इस तरह का मतलब कि जो समाज जो खुश होता है तो अपनी खुशियों से समाज उनको देता है। जी। जैसे डेरे में एक एक लोग नहीं रहते, कम से कम 50-50 लोग, 60-60 लोग रहते हैं। वो अलग अलग इलाकों में जाते हैं, बधाइयां लेते हैं। वो खुद फोन करते हैं कि गुरुजी हमारे घर लड़का हुआ है, आप आइए। गुरुजी हमारे घर आए, आप दुआएं देने आइए। उनके घर तक जाते हैं देने, गुरुजी आप हमें दुआएं दे, आशीर्वाद दे। तो ये चेंज जो बदलाव है इसकी वजह से, तो एक भगवान की देन है इसमें, एक भगवान का आशीर्वाद है। और नेचर को एक्सेप्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है और हम सबको करना भी चाहिए। बिल्कुल, आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक दर्शक है रोहतक से, राजकुमार। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। अक्सर देखने में आया है कि कई लोग शादी के कई वर्ष बाद भी किन्नर बन जाते हैं। दोते पोते होने के बावजूद उन्हें लालच देकर किन्नर बना दिया जाता है। ऐसा करना कुदरत के साथ क्रूरता नहीं है मैडम? ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू। आप जुड़े हमारे साथ। धनंजय जी, आपसे भी मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। सलमान जी, आपके पास भी आऊंगी इनके बाद। क्या लगता है आपको, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली हैं, तो क्या ये इस समुदाय का भी अपमान है? और मुझे लगता है प्रकृति के साथ भी आप कहीं ना कहीं उनका भी अपमान कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसको हम लोग एक ही घड़े में बंद करके नहीं देखना, एक ही तरीके से नहीं देखना चाहिए। जेंडर आइडेंटिटी और सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी, तीन चीजें अलग अलग होती हैं। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी। जब हम लोग इस शरीर लेकर इस दुनिया में आते हैं तो सिर्फ शरीर लेकर आते हैं। हम कोई भी ये नहीं बोल के आते कि मैं लड़का आ रहा हूँ, मैं या लड़की आ रही हूँ। और जो जेंडर दिया जाता है वो समाज द्वारा दिया जाता है। सामाजिक पहचान है। जेंडर मतलब सामाजिक पहचान। जब वो बाहर आता है तो उसको लड़का, लड़की या इंटरसेक्स भी माना जाता है। और सेक्सुअलिटी होती है हम किसकी तरफ आकर्षित होते हैं जी। तो ये जो तीन चीजें हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत साल बाद उनको पता लगता है या वो बहुत साल बाद तो या ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, ऐसा बनता है मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं। और अगर उसको बाद में पता भी चलता है तो सेक्सुअलिटी और जेंडर जो है बहुत वेरिएशन होते हैं। आप एक्चुअली धनंजय जी, उनका सवाल ये था कि कुछ लोग जानबूझकर लालच में ऐसा बन जाते हैं, वो होते नहीं है। उनका मतलब ये था कहने का, ये सवाल था। बन जाते हैं, बन भी जाते हैं, मतलब अपने आप को उस तरीके से दिखाने लगते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें, बस सभी ने ऐसा नहीं होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो होते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं अपनी परंपराओं को, अपने गुरु शिष्य परंपराओं को निभाते हैं, उसी के साथ जीते हैं और संन्यास ग्रहण भी कर लेते हैं। बाद में अगर शादी हो भी जाती है तब भी वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। सलमान जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ने अभी जो बोला है, अभी की जो बन जाते हैं और बना दी जाते हैं जबरदस्ती, उसने ये भी कहा, आपने सुना बनाते हैं? बिल्कुल सुना मैंने। उन्होंने कहा ऐसा कि जबरदस्ती ऐसा कर दिया जाता है। मैं वही जानना चाहती हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा होता है क्या? सुनिए, जो भी उसने कहा कि एक छोटा सा बच्चा अगर से वो लड़का हो, लिपस्टिक लगा ले, लाली लगा ले, कान में पहन ले, तो उसको तेजी से मारेंगे। ये क्या कर रहा है? जनखा बन रहा है, उजड़ा बन रहा है, ऐसे ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, फिर उसको घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, उसको दाढ़ी भी आ रही है, उसको मोज भी आ रहा है। हाँ, वो बोलेगी तो तू खास लड़का है। और ये नहीं जानते कि अर्धनादेश्वर है, वो एक भगवान का रूप है। ये जो हमारे वर्ड इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये बहुत गलत प्रयोग किया है। किन्नर समुदाय के दिल से ना उसका भाई है, मैंने शुरू से मैं बार बार कह रहा हूँ, ना उनका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन। उसका गुरु ही उसका बाप है, उसका भाई, उसका बहन, सब कुछ है। तो इन्होंने कैसे ये बात बोली? गलत बोला इन्होंने बात कि जबरदस्ती में कोई जबरदस्ती नहीं बनाता है। कहीं आपने देखा है कि जबरदस्ती कोई? देखिए सलमान जी, मैंने ऐसा पर्सनल तौर पर कभी ना देखा है ना सुना है, लेकिन अगर उनके साथ हो सकता है उन्होंने ऐसा कहीं देखा हो। सुनिए, कुछ तो लोग मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर करते हैं तो वो तो इस समुदाय का भी, उनके साथ भी अपमान कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। सुनिए, अब आपको बताएं हम कि कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग की जैसे बात, कारोबार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो साड़ी पहन लेंगे, साड़ी पहन के वो रेड लाइट एरिया पर खड़े हो जाएंगे, कहीं वहाँ खड़े हो जाएंगे, कहीं उनसे कुछ करें, कहीं उससे कुछ। उनको कुछ नहीं मालूम है किन्नर समुदाय के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही लोग अपमान करते हैं। फिर
हाँ, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा किन्नर समुदाय 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब उनको कोई इमरजेंसी सलमान पड़ती जी, है तब वो निकलता क्या है। आपको नहीं लगता कि किसी को भी ये समझने में, ये जानने में कैसे, मतलब वक्त लग सकता है? उसको कैसे पता लगेगा कि जो इंसान ऐसी वेशभूषा में है, क्योंकि लोग शरीर से देखते हैं, पहचान करते हैं। हाँ। दुखद है, लेकिन लोग करते हैं इस तरीके से पहचान। मैडम, ये बोलना, ये पूरा देश देख रहा है, हम तो नहीं बोल, पूरा देश देख रहा है। अब हमने कपड़े पहने हैं, बिल्कुल। और ये तो हम किसी को नहीं बता सकते कि आप कपड़े उठाओ, आपके कपड़े के बिल्कुल, नीचे क्या बिल्कुल, क्या हो, बिल्कुल। महिला होगी, पुरुष होगी, जेंट्स होगी, किन्नर हो, बताओ। बिल्कुल, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण शंकर बात जी आप क्या कह थे? रहे हैं, बहुत। क्या शंकर जी क्या थे, बताइए हमें। शंकर जी क्या थे? जो उसने बोला ऐसा क्यों? बिल्कुल। क्यों होते क्या? शंकर जी क्या थे? ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कोई भी उनको इंसान नहीं पता है कि को इसको देख करके आर्मीनाइजेशन या उसकी करते हैं। वेशभूषा के जरिए आप नहीं हाँ। पता लगा सकते, और आपको ऐसा, और हाँ। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। किसी को नहीं। बिल्कुल। उन्होंने खुद गलत किया होगा, उनके साथ कुछ बोला होगा। हमारा किन्नर समाज कभी किसी को गलत नहीं बोलता है ना, जी। हमारा किन्नर समाज कभी किसी को गाली दे सकता है। इसलिए कि जब तक उसको आप टॉर्चर नहीं करोगे, छेड़ोगे नहीं, तब तक किन्नर समाज कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हिजड़ा कहना, छक्का कहना, अरे देखो 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 वो छक्का जा रहा है, देखो देखो हिजड़ा जा रहा है, तो ये क्या मतलब है? ये बिल्कुल, इस इस्तेमाल तरीके करना के गलत है। शब्दों का पहले ही इस्तेमाल अपनी ज़बान पर कतई नहीं होना लगाम चाहिए। लगाएं। और सलमान जी, मैं आज लगाम इस लगाएं। खास कार्यक्रम को लेकर के आई, मैं बहुत समय से चाह रही थी कि इस कार्यक्रम हाँ, को हम आपको जोड़ें, आपसे हाँ। बात करें, इसलिए हाँ। आज इसी मकसद के साथ इस कार्यक्रम में हम जुड़े हैं, ताकि हाँ। लोगों को समझ आए, लोग एक्सेप्ट हाँ। करें, क्योंकि ये हाँ। नेचर की देन है। कोई मेल, आपने फीमेल पूरे या देश थर्ड की जेंडर है, जनता को। ये नेचर की हाँ। देन है, और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, यस। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कि मैम, जो आप जजमेंट अभी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, एक्ट बन गया, उसके अकॉर्डिंग जिसका जो जेंडर है, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जी। और बाद में जो सोशल, जो उसका सामाजिक जो जेंडर है, उसके साथ मिसमैच हो जाता है। लाइक जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा साइकोलॉजिकल सेक्स और बायोलॉजिकल सेक्स अगर मिसमैच हो जाता है, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। वो अपने आप को या तो मेल या फीमेल मानते हैं। जैसे ट्रांस वुमेन होती हैं, वो मेल टू फीमेल होते हैं, और ट्रांस मैन होते हैं फीमेल टू मेल। यही ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल में है। और अब हर इंसान को, जिसको लगता है कि वो गलत शरीर में पैदा हो गया है या गलत जेंडर में है, तो वो अपना जेंडर चेंज करके मजिस्ट्रेट के, एसडीएम के पास जाके, जो उनके पास जाके अपना अर्जी दे सकता है, जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर के। यस, उनको आइडेंटिटी मिलेगी। और ये प्रोसेस है थोड़ा, साइकेट्रिस्ट के पास उसका स्क्रीनिंग होगा, साइकेट्री डिपार्टमेंट में। अगर उसको लगता कि मुझे फीमेल होना है, तो उसको सर्जरी करवाना होगा, सर्जरी करवा के उसको फीमेल वाला कैटेगरी उसको मिल जाएगी। तो ये सब बिल में है, एक्ट में सब लोग हैं, सब चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें असली नकली कुछ नहीं है। जिस इंसान को लगता है कि मैं गलत शरीर में या गलत जेंडर में हूँ, मैं जैसे बोलती हूँ, आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मैं गलत संसार में पैदा होगी, और बट मैं बिल्कुल सही जेंडर में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी मैं ठीक ठाक हूँ। करेक्शन थेरेपी मेरे साथ हुई 7 साल की एज में। मेरे को ओझा के पास ले गया, मुझे झाड़ फूक करवाएगा, मुझे दागा गया, शरीर में मेरे निशान है अभी तक, और मुझे करेक्ट किया गया, लेकिन वो चीजें हुई नहीं, मैं कभी बदली नहीं, और मेरे अंदर की जो औरत थी वो हमेशा से जिंदा रही, और वो अब आपके सामने बैठी है। तो ये जो चीजें हैं, कभी मरता, जो औरत होती है वो मरती नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ ट्रांसजेंडर किन्नर की बात ना करें, ट्रांस मैन भी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, फीमेल टू मेल, क्योंकि वो बेगिंग या बधाई में या जो मंगती हैं उसमें नहीं होते हैं, और उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि वो आदमी हो गए हैं। और सभी लोग तो ये चाहते हैं कि बंदा बन जाओ। हमारे पंजाब में तो बोलते, सभी को बोलते हैं कि बंदा बन जाओ, तो कोई ये तो नहीं बोलता कि औरत बन जाओ, बंदी बन जाओ। सब लोग आदमी ही चाहते हैं, कोई औरत नहीं चाहते। अगर औरत बन जाए, हम फर्स्ट जेंडर में पैदा होने के बाद थर्ड जेंडर में चले गए, हम सेकंड जेंडर में भी नहीं आए। इफ आई एम थर्ड जेंडर, देन हु इज फर्स्ट जेंडर? महिला फर्स्ट जेंडर या पुरुष हैं? आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कौन फर्स्ट जेंडर है। तो ये बहुत जो चीजें हैं, समाज खूबसूरती को से पहले अपने धनंजय अंदर जी, झांकना मैं पड़ेगा। कहना चाहूंगी, बहुत खूबसूरती से आप इस चीज को सबके सामने रख रही हैं, अपनी भावनाओं को, और मेरे तक तो पहुंच ही रही है। ये मुझे लगता है सब तक पहुंच रही होंगी, जितनी खूबसूरती से आपने इस चीज को पेश किया है। मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहती हूँ हम लोग और बात करें इस विषय पर, लोगों को और ज्यादा जागरूक करें, और लेकिन समय की कमी है। और आप दोनों को यहीं पर शुक्रिया अदा करते हुए, फिर किसी दिन एक बार 1 घंटे का डिबेट करके हम इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और लोगों को जागरूक करने का काम आपने किया है। लेकिन एक दर्शक जुड़ रहे हैं जाते जाते, उनका सवाल ले लेते हैं, रोहतक से हैं। सर, क्या नाम है आपका?
संपर्क उनसे टूट गया मुझे लगता है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए, लोगों को बताया, जागरूक किया। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं इस मंच के जरिए कहना चाहूंगी जाते जाते। मैं तो हूं एक आम इंसान, पर जमाने को क्यों नहीं मंजूर मेरी पहचान। मैं कौन हूं मैं, क्यों करते हो मेरा बहिष्कार। आखिर खुशी में तुम हमें ही बुलाते हो, बच्चा जन्म ले तो हमसे आशीर्वाद दिलाते हो, लेकिन फिर क्यों हम पर ही तुम लांछन लगाते हो। मैं अधूरा नहीं, मैं पूरा हूं। मैं अधूरा नहीं, मैं पूरा हूं, गर्व से कहता हूं, यही है मेरी पहचान। हां, मैं हूं एक प्राउड ट्रांसजेंडर। ये उन तमाम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो गलत जेंडर में पैदा हो गए। मैं उनसे कहना चाहूंगी इस मंच के जरिए कि आप किसी गलत जेंडर में पैदा नहीं हुए हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि हर ट्रांसजेंडर को सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तभी समाज से एक्सपेक्ट करना होगा। खुद को सम्मान देंगे तो ही लोग आपका सम्मान करेंगे, और गर्व से रहेंगे तो आपको आपका वजूद तलाशना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अलग जरूर हैं पर गलत नहीं। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।